Hello everyone, good evening. How are you people? Okay, so this is the first part where I will be discussing CUET PG expected question for LLM. ठीक है? So जो CUET में 75 मार्क्स का लॉ आता है, ठीक है? उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं. ये सीरीज है, मल्टीपल वीडियोस इसमें आएंगे. नाउ दीज क्वेश्चंस आर नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर CUET PG examination, however they are also important for other लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक DU जिसका एग्जाम आगे होने वाला है एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट PG जुडिशरी नेट AIBE कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पे लॉ एज अ सब्जेक्ट पूछा जाता है वहां पे आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो हेल्प करने वाले हैं. नाउ द वे ऑफ डिस्कसिंग द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सेम. हम एक क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग उसका आंसर बताएंगे. दैट मीन्स कि ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्लासेस हैं, ये टू वेज होने वाली है. आपको आंसर्स बताने हैं चेक बॉक्स में. उसके साथ साथ जो भी उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं उनको भी हम साथ साथ कवर करते चलेंगे और डिस्कस करते चलेंगे. ठीक है, तो जल्दी से लाइव आ जाओ एंड वी शुड स्टार्ट द क्लास देन. सो आई एम गिविंग यू 2 minutes time. Otherwise, few of the people they join late and then they say कि मैम 4 क्वेश्चन तो निकल गए. Come live soon. So here the first question is, in cases of the general offer for a valid contract, the acceptor need not have the knowledge of the offer. The acceptor must have knowledge of the offer before acceptance by the performance. The acceptor may acquire the knowledge of the offer after the performance of the condition amounting to acceptance या none of the above. क्या आंसर होगा यहाँ पे? यहाँ पे जो बात हो रही है वो जनरल ऑफर की हो रही है. ठीक है, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा. आंसर होगा यहाँ पे बी. ठीक है, in case of a general offer for a valid contract, the acceptor must have knowledge of the offer before acceptance by performance. ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि जो जनरल ऑफर होता है उसमें जो एक्सेप्टेंस है वो कंडक्ट से भी हो सकती है, परफॉर्मेंस से भी हो सकती है. क्या? एक्सेप्टेंस, राइट. अब उस एक्सेप्टेंस के होने के पहले Abha Pathak. Yes, B is the correct answer. So now here I was talking about कि यहाँ पे जनरल ऑफर जो होता है उसकी एक्सेप्टेंस कंडक्ट या परफॉर्मेंस से होती है. ठीक है, और वहां पे ऐसी कंडक्ट या परफॉर्मेंस के पहले जो पर्सन है उसे पता होना चाहिए, एक्सेप्टर जो है उसे नॉलेज होना चाहिए ऑफर का. ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ है. केस लॉ का नाम सबने सुना होगा, लालमन शुक्ला, ठीक है, वर्सेस गौरी दत्त. अब ये जो केस है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है. ठीक है, 1913 में ये डिसाइड हुआ था. यहाँ पे जो कंटेंशन था दैट वाज रिलेटेड टू दिस ओनली. जो मेजर इशू था, आप सबको स्टोरी याद होगी, नेफ्यू वाली स्टोरी थी, नेफ्यू खो जाता है. अब यहाँ पे जो इशू था वो यही था कि क्या एक्सेप्टर को नॉलेज होना बिफोर द एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस जरूरी है या नहीं. तो यहाँ पे ये हेल्ड हुआ था कि बिल्कुल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड इस केस में जो वहां सर्वेंट था, ठीक है, जो सर्वेंट था उसको लाइक रेमेडी नहीं मिलती है. ठीक है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था उस कॉन्ट्रैक्ट का या जो भी वो परफॉर्मेंस होनी थी, जो जनरल ऑफर था उस जनरल ऑफर का नॉलेज नहीं था किसको, सर्वेंट को, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Coercion which vitiates free consent under section 15 is, right, coercion which vitiates free consent under section 15 is committing or threatening to commit any act which is forbidden by law, committing or threatening to commit any fact which is forbidden by IPC, unlawful detaining or threatening to detain any property with an intention to cause any person to enter into an agreement. ठीक है, नाउ
हम कोएर्शन कहाँ पढ़ते हैं? तो आप सबको पता होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 13 है, ठीक है। सेक्शन 13 किसकी बात करता है? कंसेंट की। एंड सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है कि क्या फ्री कंसेंट होगी। तो जब जो कंसेंट है जो सेक्शन 13 में डिफाइन है वो CUFMM, यहां पे क्या क्या है? कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ठीक है। तो ये आपके कौन कौन से सेक्शन हो गए? 15, 16, 17, 18 और 19, राइट। तो सेक्शन 14 कहता है कि कंसेंट अगर इनमें से किसी से कॉज्ड बाय नहीं है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट होगी, राइट। तो इफ द कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, उस केस में वो फ्री कंसेंट नहीं होगी, अदरवाइज वो कंसेंट फ्री होगी, राइट। तो हमने क्या देख लिया? 13, हमने देखा 14। अब जो 15 है जो स्पेसिफिकली कोएर्शन की बात करता है, तो कोएर्शन में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो जब आप पढ़ोगे, हाय ऊर्जा, हाउ आर यू, तो जब आप पढ़ोगे ना यहाँ पे, just give me a moment, yes, so when you will read section 15 you'll get to know कि यहाँ पे ये तीनों चीजें वहां पे इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑल दी अबव। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 13 पढ़ा जो कंसेंट की बात करता है, हमने 14 पढ़ा, हमने देखा कि 15, 16, 17, 18, 19 किस बारे में बात करते हैं, और हमने देखा कि कोएर्शन के स्पेसिफिकली क्या एलिमेंट्स है, मतलब कोएर्शन से कब विशिएट होगी कंसेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Hi Irfan, thank you so much for the appreciation. In estimating the damage, the means available with the party claiming damages to minimize the damages shall be considered. Such means shall not be considered. The party is not under any obligation to take steps within its reach to minimize the loss. Option D is both B and C. तो यहां पे जब डैमेज को कैलकुलेट किया जाएगा तो वहां पे क्या उसमें इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा वो बताएं, ठीक है। ये पहले तो ये समझो कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ये कौन से सेक्शन से डील करता है। तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डैमेजेस की कौन कौन से सेक्शन बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होगा? सेक्शन नंबर 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे एक्सप्लिसिटली ये लिखा हुआ है कि जब डैमेजेस का एस्टिमेशन किया जाएगा तो जो मीन्स अवेलेबल है विद द पार्टी क्लेमिंग डैमेजेस टू मिनिमाइज द डैमेज शैल बी कंसिडर्ड, यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। Amrapali is saying, ma'am, just waiting for your classes to start for our comprehensive batch. Always loved your way of teaching. Thank you so much. बहुत जल्दी बस क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, मैं लेने वाली हूँ क्लासेस। पेपर लैंग्वेज, विच पेपर लैंग्वेज यू टॉकिंग अबाउट? CUET PG की आप बात कर रहे हो क्या? तो आप वो जो वीडियो है CUET PG वाला वो आप गूगल करके लीगल चैप्टर कॉलेज के साथ आप CUET PG का गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब यूट्यूब पे ये वीडियो है आपको मिल जाएगा, राइट। तो उसमें सारी कितने नंबर का पेपर आएगा, कौन सी लैंग्वेज में होगा, क्या सिलेबस है, सब मैंने कवर किया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि सेक्शन 73, तो सेक्शन 73 किसकी बात करता है? डैमेजेस की बात करता है। इसके साथ आपको हमेशा 74 एंड 75 भी पढ़ना होता है। Ma'am, I want to ask informing about CLAT PG, Civil Service Judicial. You can ask, you can drop a comment in the comment box below any video and we are going to reach to you. आप अपना email ID भी वहां पे drop कर सकते हैं, वहां पे भी हम आपको information दे देंगे, ठीक है। चलो अभी यहाँ देखो तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 3 का? आज सब बातें कर रहे हो, आंसर तो कोई दे ही नहीं रहे हो यार। आंसर तो आम्रपली, ऊर्जा, इरफान, सब लोग आंसर बताओ, क्या आंसर होगा 3 का? 73 क्या कहता है? When quantifying the damage due the actions taken by the party causing such breach to minimize the
लॉस कॉज्ड बाय द ब्रीच हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया था जिससे वो डैमेज कम हो पाता तो उसे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If the bailee mixes the goods of the bailor with the goods without the consent of the bailor, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो बेली है वो मिक्स कर देता है गुड्स को, किसके गुड्स के, बेली बेलर के गुड्स के साथ गुड्स को मिक्स कर देता है और उस बात की कंसेंट बेलर को नहीं देता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जल्दी से आंसर दो। अब फोर्थ का आंसर पहले तुम लोग दोगे फिर मैं दूंगी। क्या होगा फोर्थ का आंसर? सब बातें करने में लगे हो, कोई आंसर नहीं दे रहे हो। Hi Ria, how are you? Ria is asking कि ma'am, can we have a session for CPC questions and interpretation of statute? Ria, this channel is specifically for LLM entrance examination and so far हमने ऐसा कोई LLM entrance examination cover नहीं किया जहाँ पे ये subjects पूछे जाते हैं। Tomorrow if we are going to have a series on any such examination where CPC or interpretation of statute is as a subject is to be asked, then we are surely, definitely we will come up with such kind of sessions. ठीक है, फोर्थ का क्या आंसर होगा? डी कैसे होगा? नाइदर ए नॉर बी। आपको पहले प्रोविजन पता है इरफान की ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौन से सेक्शन से रिलेट करता है? हाय किरण, आंसर इज नॉट सी। देखो बेली जो है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने बेलर के जो गुड्स हैं उनके साथ अपने गुड्स को मिक्स कर दिया। अब करने के पहले उसने इस बात की कंसेंट भी नहीं ली। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो बेली होगा वो लायबल होगा टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ गुड्स and damages arising therefrom if the goods can be separated or divided। अगर ऐसे गुड्स हैं जिनको सेपरेट या डिवाइड किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है उस केस में सेपरेट किए जाएंगे और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो बेली बियर करेगा। ठीक है, सेपरेट करने के जो भी एक्सपेंसेस होंगे। यस आम्रपली, यू आर राइट। सो आंसर यहाँ पे ए होगा। अब जल्दी से कोई मेरे को ये बताओ ऊर्जा सी कैसे होगा? बोथ ए एंड बी नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना ये स्पेसिफिकली सेक्शन 155 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है। ठीक है, नहीं 156 से है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना मिक्सचर वाला, इसके लिए 3 सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंपॉर्टेंट है, 155, 156 एंड 157। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मिक्सचर 155 में है। यस किरण, 157 आप आसपास हो। ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, जब गुड्स को सेपरेट नहीं कर सकते वो यहाँ पे कैन नॉट। ठीक है, और जब सेपरेट कर सकते हैं कैन बी सेपरेटेड, जो सवाल यहाँ पे है। ठीक है, तो तब क्या होगा, तब जो एक्सपेंसेस होंगे उस सेपरेशन के वो बियर कौन करेगा? बेली बियर करेगा। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा है। ये सेक्शंस जनरली तुम लोग स्किप कर देते हो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ के जाना। 155, 156 एंड 157 तीनों मिक्सचर ऑफ गुड्स की ही बात करते हैं ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। B, the proprietor of a newspaper publishes at A request a libel upon C in the paper and A agrees to indemnify B against the consequence of the publication and all cost and damages of any action in respect thereof. B is sued by C and has to pay damages and also incur expenses. Decide in the light of section 224 of Indian Contract Act। ठीक है, अब अगर तुम सीयूईटी पीजी का सिलेबस देखोगे तो वहां पे उन्होंने सेकंड पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी इंक्लूड कर रखा है एंड दैट इज द रीजन इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई हैव इनकॉर्पोरेटेड मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम सेकंड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इसका आंसर दो, फिफ्थ का क्या आंसर होगा? Take your time and give the correct answer. If you want to open your barrack, do open your barrack. उसमें निकालो section number 224. And I always say कि मेरे जब भी सेशंस देखते हो साइड में बंडल ऑफ barracks रख लिया करो। क्या आंसर होगा फिफ्थ का? किरण, ऊर्जा, इरफान, आम्रपली, रिया,
आंसर दो, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? प्रोविजन तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि ये जो प्रोविजन है ये आपके 224 सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है। आंसर, एनीवन? ये जो यहाँ पे तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये है आपका सेक्शन नंबर 224। किसकी बात करता है? नॉन लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। ठीक है? यस किरण, एब्सोल्युटली राइट। ए इज नॉट लायबल टू बी अपॉन इंडेमनिटी। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे नॉन लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट की बात है। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, बी कौन है? बी है प्रोपराइटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। ठीक है? पब्लिश करता है एट एज रिक्वेस्ट। ए आते हैं भाई साहब और बी को रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है? बी कौन है? जो न्यूज़पेपर में कंटेंट देता है, प्रोपराइटर है, न्यूज़पेपर का ओनर समझ लो, ओनर है। कौन है? बी। एक रिक्वेस्ट करते हैं बी को कि भाई तुम कुछ ऐसी बातें जो कि डिफेमेटरी हैं सी के बारे में वो छापो, जो भी चीज है उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे मैं बियर कर लूंगा। कौन कहते हैं? ए कहते हैं। ठीक है? अब जो सी होता है यहाँ पे, वो स्यू कर देता है बी को। किसको? न्यूज़पेपर के प्रोपराइटर को, क्योंकि वो उसके बारे में लिबल लाइक करता है, या फिर आप कहो कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट छापता है। नाउ यहाँ पे ये होता है कि जब बी को ए को कॉम्पनसेशन देना होता है तो सॉरी, बी को जब सी को कॉम्पनसेशन देना होता है तो जो बी है वो ए से मांगता है। ठीक है? तो यहां पे जो ए है वो लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देने का? क्योंकि नॉन लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। यहां पे ये जो एक्ट था वो क्रिमिनल एक्ट था। यस, राइट। समझ आया? इजी सा सवाल है, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, हो सकता है तुम लोगों को समझ ना आई हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ट्रू विथ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट? ठीक है? इस सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना और इसका आंसर देना कि क्या इन चारों में से सही स्टेटमेंट है व्हेन इट कम्स टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की जो इम्यूनिटी है अरेस्ट से, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यस किरण, यू आर राइट। बताओ। आंसर में क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा आंसर? यहाँ पे जो आंसर है ना वो बी है। ठीक है? आंसर तो बी है, बट आंसर बी क्यों है ये बताओ मेरे को, कि व्हाट इज ट्रू विद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट। तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके पास सिविल केसेस में जो इम्यूनिटी होती है वो होती है 40 डेज की, बिफोर एंड आफ्टर, एंड किसके? बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द सेशन, राइट। एंड जो क्रिमिनल केसेस है उसमें ऐसी इम्यूनिटी नहीं होती है। ठीक है? इन क्रिमिनल केसेस अरेस्ट कैन बी मेड एट एनी टाइम। अब ये बात जो है ये तुम्हें देखने को मिलेगी सेक्शन नंबर 135 ए ऑफ सीपीसी। यहां पे मैंने क्या लॉजिक दिया कि आपको ये बात देखने को मिलेगी सेक्शन नंबर 135 ए ऑफ सीपीसी। ठीक है? नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इन चारों में से करेक्ट क्या है? आर्टिकल 20 इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। A suspect does not come within the ambit of an offense as used in Article 20, Clause 3. Article 20, Clause 3 guarantees a right pertaining to a person accused of an offense. All the above are correct. What is the correct answer here? क्या करेक्ट है इन चारों में से? सबसे पहले क्या आपको पता है कि व्हाट आर द आर्टिकल्स, या कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है?
या कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। तो इसकी एक लिस्ट है, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 ये सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स मतलब फॉरेनर्स दोनों के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, राइट। However, when it comes to article number 15, article 16, article 19, article 29 and article 30 ये सिर्फ ओनली सिटीजन्स के लिए होते हैं। ठीक है, अब यहां पे था कि आर्टिकल 20 इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स, लेकिन हमने देखा कि आर्टिकल 20 सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगा ना। दूसरा ऑप्शन है a suspect does not come within the ambit of offense, तो ये भी गलत हो जाएगा। Absolutely right, किरण। C, Article 20 Clause 3 guarantees a right pertaining to a person accused of the offense। ठीक है, चलो नाउ क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 गारंटीज अ राइट पर्टेनिंग टू अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस, राइट। एंड यहाँ पे क्या वर्ड यूज है, सस्पेक्ट, लेकिन जब आप आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में देखोगे तो वहां पे वर्ड यूज है अक्यूज्ड, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सस्पेक्ट लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट, द राइट टू क्लीन द एनवायरमेंट, right to clean environment has been elevated to the status of a fundamental right through the interpretation of which of the following articles of Indian Constitution। तो जो right to clean environment है उसे जो status मिल गया है वो है fundamental rights का। ठीक है, कैसे मिला है, interpretation करके। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके इंटरप्रिटेशन करके राइट टू क्लीन एनवायरमेंट को स्टेटस मिल चुका है फंडामेंटल राइट का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर तुम सबको पता होगा, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि आर्टिकल 48A क्या कहता है? आर्टिकल 48A कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये आपका किस कहां आता है, डीपीएसपी में आता है। ठीक है, 48A कि भाई स्टेट जो है उसके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग वो प्रोटेक्ट करेगा, इंप्रूव करेगा एनवायरमेंट को एंड सेफगार्ड करेगा फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ को। 51AG जो है ये क्या है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, ये बात करता है it is the duty of every citizen to protect, preserve the environment, right? और यहाँ पे आंसर है C। Yes, Kiran, you're right. Next is the writ of certiorari can be issued against। जो रिट आप सबको पता है 5 रिट्स होती हैं, जो सर्सुलरी की रिट है वो इशूड किसके अगेंस्ट हो सकती है, अ पर्सन एक्सरसाइजिंग प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, अगेंस्ट अ मिनिस्टर, अगेंस्ट एनी क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल अथॉरिटी, नन ऑफ द अबव। आंसर तो क्वेश्चन नंबर 9 का। Abha Pathak is saying C. Absolutely right. Against any quasi-judicial or judicial authority. However, यहाँ पे एक ट्रिविया है 1991 के पहले। ठीक है, ये जो रिट है ये सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू होती थी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट इशू नहीं होती थी। ठीक है, however 1991 के बाद ये जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू होने लगी है। ये बात आपको याद रखना है, आंसर सी ही होगा। ठीक है, बट ये जो बात मैंने यहाँ पे बताई है 1991 के पहले जो रिट ऑफ सर्सरी इशू होती थी ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज एंड नॉट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। हाउएवर post 1991 certiorari can be issued against administrative authorities as well, affecting rights of the individual। however आज भी post 1991 भी it cannot be issued against legislative body or private individuals। ठीक है, I hope सबको समझ आ रहा है और ये भी समझ आ रहा है कि what is my purpose of taking such सेशंस। इनका पर्पस ये नहीं है कि एक सेशन में आपने 25 क्वेश्चंस कर लिए और दैट्स इट कि हाँ मैम का सेशन देख लिया 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो ये 25 क्वेश्चंस
करके जाना है। जो बाकी एडिशनल यहाँ इंफॉर्मेशन होती है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज आस्क यू पीपल टू वॉच माई सेशंस लाइव। In the Constitution of India, the foundation of parliamentary form of government lies in। जो parliamentary form of government जो फाउंडेशन है वो कहां कौन से आर्टिकल में देखने को मिलती है? आंसर है 75 का 3, क्योंकि यहां पे क्या बोलते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए, ठीक है। मतलब ये यूनाइट होके काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are two parties A and B where A is the husband and B is the wife, right? During the time of marriage, if B is pregnant through another person, what will be the status of marriage as per the Hindu Marriage Act? ठीक है, यहाँ पे दो पार्टी है, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है। मैरिज के टाइम पे जो बी है वो प्रेग्नेंट है किसी और के लाइक चाइल्ड के साथ, तो उस केस में मैरिज का स्टेटस क्या होगा? क्या वो मैरिज वॉइड होगी अंडर सेक्शन 11? क्या वो वॉइडेबल होगी अंडर सेक्शन 12? ठीक है, और किसके लाइक ऑप्शन पे वॉइडेबल होगी? अगर वॉइडेबल होगी तो क्या वो बी के ऑप्शन में वॉइडेबल होगी या ए के ऑप्शन में वॉइडेबल होगी? सो जो मैरिज है वो वॉइडेबल होगी एट द ऑप्शन ऑफ ए, एट द ऑप्शन ऑफ हस्बैंड, राइट। और कहां दे रखा है ये आपका? सेक्शन 12 में दे रखा है। सेक्शन जो 11 है वो वॉइड मैरिज की बात करता है, 12 वॉइडेबल मैरिज की बात करता है। बाइगमी अगर हुई है, प्रोहिबिटेड डिग्री है या सपिंडा है तो उस केस में वॉइड होंगी, अदरवाइज वॉइडेबल होंगी, राइट। एब्सोल्युटली राइट, option of A. Yes, right. Abha, absolutely right. Now, next question is where before or after commencement of this act, a Hindu has ceased or ceases to be a Hindu by conversion to another religion, children born to him or her after such conversion and their descendants shall be disqualified from inheriting the property of any of their Hindu relatives unless। ये अच्छा सवाल है, अच्छे से पढ़ो क्या कह रहा है। चाहे लाइक एक्ट के आने के पहले या बाद में हिंदू हैज सीज्ड और सीजेस टू बी हिंदू, ठीक है, वो हिंदू अपनी जो है वो कन्वर्जन कर लेता है, ठीक है, किसी और रिलीजन में। अब जो बच्चा होता है, ठीक है, और हर आफ्टर सच कन्वर्जन, उस कन्वर्जन के बाद, ठीक है, एंड उसके जो डिसेंडेंट्स हैं वो डिस्क्वालिफाइड होंगे प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए, वो डिस्क्वालिफाइड होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो एक्सेप्शन है जिसमें वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे। वो क्या है? क्या आंसर होगा? सच चिल्ड्रन और डिसेंडेंट आर हिंदूज एट द टाइम व्हेन द सक्सेशन ओपन्स। Such children or descendants are Hindus at the time when the act enacts. Such children or descendants are Hindus at the time when the parents dies. Such children or descendants are Hindu at the time when they are born. So यहाँ पे आंसर होगा ए, ठीक है। आप सेक्शन नंबर 26 पढ़ोगे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following case the Supreme Court held that on the ground of venereal disease either husband or wife can get a divorce and a person who has suffered from the disease cannot be said to have any right to marry even before marriage as long as he is not completely cured of the disease। ये कौन से केस लॉ में हेल्ड हुआ था? तो आंसर है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, जेड और जी। Now, question number 14 here says, under which of the following provisions of Hindu Marriage Act, the wife is entitled to divorce on the ground of rape, sodomy, bestiality against her husband। तो ये बिल्कुल प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी एवरी नाउ एंड देन पूछे जाते हैं, तो इनको भी याद रखना है, ठीक है। आंसर यहाँ पे है बी, सेक्शन 13 2 एंड सब क्लॉज 2, ठीक है, क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 एंड क्लॉज 2, ठीक है। Now, next question here is question number 15. It says, which of the following is not a ground of divorce under Hindu Marriage Act? Hindu Marriage Act में क्या ground of divorce नहीं होगा? Conversion, legal insanity, leprosy या insolvency। तो ये तीन तो ground आपको मिल जाएंगे, बट ये ground नहीं मिलेगा। यहाँ पे not पूछा है, आंसर डी होगा, ठीक है। Now next is A
puts जूल्स इनटू बॉक्स बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, ए जूल्स रखता है जो कि एक बॉक्स में जो कि बी का है, विद द इंटेंशन दैट दे मे बी फाउंड इन दैट बॉक्स, विद द रिजल्ट दैट बी मे बी कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ए हैज कमिट द ऑफेंस अंडर, कौन से सेक्शन के अंडर उसने ऑफेंस कमिट किया है? ए ने एक बॉक्स में जोल रख दिए, ठीक है, और जो बॉक्स है वो बी का है, इस इंटेंशन के साथ कि जब वो जोल्स मिलेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि बी जो है वो कन्विक्टेड होगा फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो यहाँ पे दिस ऑफेंस कम्स अंडर विथ सेक्शन, क्या आंसर होगा? 16 का बी। ठीक है, 192, राइट। टू फैब्रिकेट फॉल्स, टू फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस। ठीक है, उसके इलस्ट्रेशन में भी मिल जाएगा 192 के। नाउ 191 किसकी बात करता है? ये बात करता है गिविंग फॉल्स एविडेंस। ठीक है, 193 बात करता है पनिशमेंट की। चलो नेक्स्ट, 17 कहता है A is at work with a hatchet. The head flies off and kills a man who is standing by. Which offense is committed by A in this situation? You all know its answer. ठीक है, क्या आंसर होगा? A has committed no offense क्योंकि यह एक्सीडेंट से हुआ, आपका सेक्शन है 80। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन। नेक्स्ट, A finds a valuable diamond not knowing to whom it belongs. A sells it immediately without attempting to discover the owner. A is किस चीज के लिए लायबल होगा? उसको ढूंढना चाहिए था ना कि उसका कौन सही ओनर होगा, तो गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, गिल्टी ऑफ एक्सटॉर्शन कहाँ है? एक्सटॉर्शन 383 में है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405 में है, थेफ्ट जो है वो 378 में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a doctor registered as a medical practitioner entitled to practice in homeopathy only prescribed an allopathic medicine to a patient. The patient died. The doctor is guilty of, किसके लिए गिल्टी होगा? ठीक है, उसका भाई जो प्रैक्टिसिंग लाइसेंस था वो होम्योपैथी का था, लेकिन वो देता है किसकी दवाई? एलोपैथी की, और उसकी उस दवाई की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो ही विल बी लायबल, डॉक्टर इज गिल्टी ऑफ, कल्पेबल whom is not this, A, death by rash and negligent act। ठीक है, he will be liable under 304A। ठीक है, death by rash and negligent act of IPC। next question, obstructing public servant in discharge of public function is an offense under, किस सेक्शन में ऑफेंस होगा? 186 में। क्या प्रोवाइडेड वहां पे? 3 महीने की सजा है, 500 रुपए का फाइन है, या दोनों हो सकता है, अप टू 500 रुपीज, या दोनों। 182 क्या बात करता है? 184 या 188 क्या बात करता है? इसको भी देख लेते हैं, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। 182 फॉल्स इंफॉर्मेशन की बात करता है, विद द इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजुरी ऑफ अनदर पर्सन। 184 ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। 188 यहां से बार बार सवाल आता है, इसको पढ़ के जाना, डिसोबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूरी प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर को डिसोबीडियंस करना। ठीक है, यहाँ पे आंसर सी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टीपीए से है, ये बोलता है अंडर टीपीए पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ अ फैक्ट व्हेन, कब माना जाएगा कि पर्सन के पास नोटिस है किसी फैक्ट का? he actually knows the fact, may have knowledge about the fact, could have reasonable cause, know the fact, is not at all aware of the fact। आंसर ए होगा, सेक्शन नंबर 3 पढ़ लेना। ठीक है, he actually knows the fact। ठीक है, now next is the term actionable claim does not include any one of the following। तो actionable claim में क्या included नहीं है? ठीक है, claim for arrear of rent, a share in a partnership, the right to procedure of business, a debt secured by mortgage of immovable property। आंसर डी होगा। ठीक है, और क्या क्या नहीं आता? अ क्लेम टू रिकवर डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, एक अ क्लेम टू डैमेज फॉर टॉर्ट नहीं आता, अ क्लेम टू मैनी प्रॉफिट नहीं आता, अ कॉपीराइट नहीं आता। ठीक है, डिक्री टू बी पास इन फ्यूचर नहीं आता, सिक्योर डेट नहीं आता। ठीक है, सबकी लिस्ट तुम बना सकते हो। नेक्स्ट, which of the following is not a transfer according to TPA? TPA में क्या ट्रांसफर नहीं है? सेल है, गिफ्ट है, एक्सचेंज भी है। अबेंडन ऑफ अ क्लेम
टू द प्रॉपर्टी नहीं है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि अबेंडन का मतलब सरेंडरिंग होता है। नाउ 24 कहता है which one of the following statement is incorrect according to TPA। TPA में क्या incorrect है, ठीक है। A transfer of property is usually made by one living person to another living person। ये सही है या गलत है, तो ये सही है, ठीक है, क्योंकि वन लिविंग पर्सन से अनदर लिविंग पर्सन के लिए ही यूजली ट्रांसफर होता है। बी कहता है अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी मेड वेयर द ट्रांसफर विल ऑपरेट ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी। ये एक गलत स्टेटमेंट है। अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी मेड इवन विदाउट राइटिंग वेयर राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी मेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ये आपका इनकरेक्ट है, राइट, बाकी सब करेक्ट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट कैन बी ट्रांसफर अंडर टीपीए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या ट्रांसफर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके लिए पढ़ना होता है सेक्शन नंबर 6, जहां पे एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड, लिस्ट है पूरी एक्सेप्शन की, क्या क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता। नाउ यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ट्रांसफर हो सकता है, एन ईजमेंट अलोंग विद द डोमिनेंट हेरिटेज, पॉलिटिकल पेंशन, स्पेक्स, succession stipend allowed to a civil pensioner of the government। तो आंसर होगा ए, एन easement along with the dominant heritage। along with the dominant heritage तो ट्रांसफर हो सकता है, बट विदाउट dominant heritage ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको पढ़ना होता है सेक्शन नंबर 6, ठीक है। Now very important news that we are conducting another all India scholarship test on 14th of August। अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छे मार्क्स आते हो, तो आपके पास चांस है अप टू 100% स्कॉलरशिप पाने का इन आर नेक्स्ट क्लैट पीजी 2023 कॉम्प्रहेंसिव कोर्स। आज से फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं, आप क्लैट पीजी के फॉर्म्स आज से भर सकते हो, ठीक है। आप क्लैट पीजी कंसोर्शियम की साइट्स देखिएगा, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ओपनिंग हो चुकी है, आप फॉर्म्स भर सकते हो। दिसंबर में एग्जाम होना है, 18 दिसंबर को क्लैट पीजी का पेपर होगा। हम नया बैच लेके आ रहे हैं जो 16th ऑफ अगस्त को आएगा, ठीक है। उसी के लिए ये ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट है। इफ यू गोइंग टू परफॉर्म वेल इन दिस स्कॉलरशिप टेस्ट, देन यू हैव दिस चांस ऑफ अवेलिंग अप टू 100% स्कॉलरशिप इन आवर अपकमिंग बैच, ठीक है। नाउ दैट्स इट फॉर टुडे। भूमिका इंदौरी साइनिंग ऑफ।